दानव के कटे हुए कान और नाक दिखाने पर राजा ढोला को भी यकीन हो जाता है कि दानव को मारने वाला यही शख्स है। रानी मारू को भी जब दानव के मरने की खबर मिली, महारानी जी, क्या आपको पता है हमारे राज्य के नए चौकीदार ने उस दुष्ट दानव को मार गिराया। तो उसके मन में भी उस वीर पुरुष यानी सुल्तान से मिलने की इच्छा जागृत हुई। उसने अपने पति ढोला से कहकर सुल्तान को रात्रि भोज के लिए आमंत्रित करवा दिया। जैसे ही शाम का समय हुआ, राजा ढोला सुल्तान को अपने साथ ले रानीवास में जाता है। जब वे महल के मुख्य द्वार पर पहुंचे, तब रानी मारू महल में प्रवेश से पहले अपने पति ढोला का आरता करती है। राजा ढोला का आरता करते हुए जब रानी मारू की निगाह राजा के पीछे खड़े सुल्तान पर पड़ी, तो उसके रंग रूप को देखकर वो उस पर मोहित हो जाती है। रानी मारू एक पतिव्रता स्त्री थी, पर सुल्तान को देख न जाने उसके मन में ऐसे भाव क्यों आ गए। जब राजा ढोला का आरता संपन्न हुआ, तो वो महल में प्रवेश करते हुए अंदर चले जाते हैं। राजा के अंदर जाने के बाद जब सुल्तान महल के मुख्य द्वार की दहलीज पर आया, तो रानी मारू पल्ला करके अर्थात मुंह पर दुपट्टा डालते हुए घूंघट करके सुल्तान का भी आरता करना शुरू कर देती है। ये देख सुल्तान तुरंत पीछे हट जाता है और कहता है, माफ करें रानी साहिबा, एक स्त्री या तो अपने पति का आरता करती है या फिर अपने भाई का। पति की जब वो कोई बड़ा कार्य करके वापस घर लौटा हो पुरियो, अन्यथा किसी बड़े काम के लिए बाहर जा रहा हो, और भाई का आरता वो तब करती है जब वो उसके बच्चों के विवाह में भाती बनकर आता है। तो आप मेरा आरता किस हक से कर रही हैं रानी जी? अगर पत्नी के हक से कर रही हो तो मैं तो तुम्हारा पति नहीं हूँ, और अगर बहन के हक से कर रही हो तो फिर ये घूंघट क्यों मां? एक बहन अपने भाई से थोड़े ही ना घूंघट करती है। एक पतिव्रता नारी होते हुए भी जब रानी मारवण ने पहली बार राजकुमार सुल्तान को देखा, तो वो उसके रंग रूप को देखकर उस पर सम्मोहित हो जाती है। जब रानी मारू को ये खबर मिली, महारानी जी, क्या आपको पता है हमारे राज्य के नए चौकीदार ने उस दुष्ट दानव को मार गिराया। तो उसने अपने पति ढोला से कहा, महाराज, मैं भी उस वीर पुरुष से मिलना चाहती हूँ, अतएव आप उसे आज शाम के भोजन पर राजमहल बुलवा लीजिए। राजा ढोला ने सुल्तान को शाम के भोजन का निमंत्रण भिजवा दिया। जैसे ही शाम का समय हुआ, राजा ढोला सुल्तान को अपने साथ ले रानीवास में जाता है। जब वे महल के मुख्य द्वार पर पहुंचे, तब रानी मारू महल में प्रवेश से पहले अपने पति ढोला का आरता करती है। राजा ढोला का आरता करते हुए जब रानी मारू की निगाह राजा के पीछे खड़े सुल्तान पर पड़ी, तो उसके रंग रूप को देखकर वो उस पर मोहित हो जाती है। रानी मारू एक पतिव्रता स्त्री थी, पर सुल्तान को देख न जाने उसके मन में ऐसे भाव क्यों आ गए। जब राजा ढोला का आरता संपन्न हुआ, तो वो महल में प्रवेश करते हुए अंदर चले जाते हैं। राजा के अंदर जाने के बाद जब सुल्तान महल के मुख्य द्वार की दहलीज पर आया, तो रानी मारू पल्ला करके अर्थात मुंह पर दुपट्टा डालते हुए घूंघट करके सुल्तान का भी आरता करना शुरू कर देती है। ये देख सुल्तान तुरंत पीछे हट जाता है और कहता है, माफ करें रानी साहिबा, एक स्त्री या तो अपने पति का आरता करती है या फिर अपने भाई का। पति की जब वो कोई बड़ा कार्य करके वापस घर लौटा हो पुरियो, अन्यथा किसी बड़े काम के लिए बाहर जा रहा हो, और भाई का आरता वो तब करती है जब वो उसके बच्चों के विवाह में भाती बनकर आता है। तो आप मेरा आरता किस हक से कर रही हैं रानी जी? अगर पत्नी के हक से कर रही हो तो मैं तो तुम्हारा पति नहीं हूँ, और अगर बहन के हक से कर रही हो तो फिर ये घूंघट क्यों मां? एक बहन अपने भाई से थोड़े ही ना घूंघट करती है। सुल्तान की बात सुन रानी मारू सोच में पड़ जाती है। सोचा इतना वीर तो भाई भी अच्छा। अंततः रानी अपना घूंघट खोल देती है और खुले मुंह से सुल्तान को अपना भाई मानकर उसका आरता करती है। इस प्रकार सुल्तान राजा ढोला का अतिथि व रानी मारू का भाई बनकर राजमहल में जाकर भोजन ग्रहण करता है। भोजन उपरांत रानी मारू सुल्तान से कहती है, अब चूंकि तुम मेरे धर्म भाई बन चुके हो, तो ना तो अब तुम्हें चौकीदारी की नौकरी करने की आवश्यकता है और ना ही बाहर भोजन ग्रहण करने की। ये महल तुम्हारा अपना घर है। जब तक तुम्हारा मन करे तब तक तुम यहाँ रह सकते हो। रानी मारवण की पूरी बात सुनने के बाद सुल्तान हाथ जोड़कर कहता है, नहीं बहन मारवण, क्षमा चाहूंगा, पर मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। उसके बाद सुल्तान ढोला और मारू के आगे अपनी देश निकाले से लेकर अब तक व्यतीत हुई अपनी पूरी गाथा कह सुनाता है और कहता है, मेरे देश निकाले की अवधि में 1 वर्ष शेष रहता है, जिसे मैं अपने क्षत्रिय धर्म पालन करते हुए ही बिताना चाहता हूँ। सुल्तान की पूरी बात सुन और उसकी खुददारी देख ढोला और मारू के मन में सुल्तान की इज्जत कई गुना बढ़ जाती है। एक दिन की बात है,
जब सुल्तान रात के समय गश्त पर था, तब नगर के एक घर में से चोरी का धन लाते समय सुल्तान ने एक चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। दरअसल जिस चोर को सुल्तान ने पकड़ा था वो कोई साधारण चोर नहीं, बल्कि बहुत ही शातिर चोर था, जिसका नाम जानी चोर था। वही जानी चोर जो काफी समय से नगर में चोरियों की वारदातों को अंजाम देता, पर मजाल किसी की कि कोई उसे पकड़ पाता। आज से पहले तक वो किसी के हाथ न आया था। आज सुल्तान द्वारा रंगे हाथों पकड़े जाने पर जानी चोर सुल्तान से बोला, महाशय, आप पहले व्यक्ति हैं जिसने जानी चोर को देखा और पकड़ा है, अन्यथा आज तक लोगों ने मेरा नाम ही सुना है बस। तुम वाकई में बहुत ही काबिल व्यक्ति हो। मैं चाहता हूँ ऐसा काबिल व्यक्ति मेरा दोस्त हो। ये कहते हुए जानी चोर सुल्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, पर सुल्तान ये कहते हुए मना कर देता है। एक चोर के साथ मैं भला दोस्ती क्यों करूं? तुमने बहुत सी चोरियां की हैं। आज मुश्किल से हाथ आयो। मैं तुम्हें नगर कोतवाल के हवाले करने जा रहा हूं। आगे कोतवाल जाने या फिर राजा ढोला जाने कि तुम्हें क्या सजा देनी है। सुल्तान की बात सुन जानी चोर बोला, हे भले मनुष्य, तुम आज मुझे छोड़ दो। आज के बाद मैं सुई की चोरी नहीं करूंगा। मैं नेम करता हूँ। जानी की बात सुन सुल्तान ने सोचा कि ये सुई तक की चोरी ना करने का नेम कर रहा है, एक मौका तो इसे देना ही चाहिए। आगे भविष्य में चोरी ना करने की सलाह देते हुए सुल्तान जानी चोर को छोड़ देता है। चलते हुए जानी चोर सुल्तान से कहता है, मित्र, ये तुम्हारा उपकार रहा मुझ पर। जब कभी मुश्किल में पड़ो मुझे याद कर लेना। ऐसे ही समय बीतता चला गया और सुल्तान के देश निकाले की अवधि में कुछ ही दिन शेष बचे थे, और सुल्तान का किया हुआ वायदा अर्थात राजकुमारी निहालदे को तीज के अवसर पर जाकर झूला झुलाने के भी अब बस 3 दिन बाकी थे। पुराने समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कई दिन का समय लगता था। अंततः जाने से पहले जब सुल्तान राजा ढोला और रानी मारू से विदाई लेने जाता है, मैं जा रहा हूँ, चलने की इजाजत दीजिए। तब रानी मारू कहती है, भाई, कुछ ही दिनों में हमारी बेटी की शादी है। तुम्हारे अलावा मेरा कोई दूसरा भाई नहीं। अंततः बेटी की शादी में तुम निहालदे भाभी के साथ जरूर आना। बातचीत में काफी समय लग जाता है। सुल्तान जल्दी से उनसे विदाई ले तेज गति से राजकुमारी निहालदे के नगर की ओर निकल पड़ता है। राजकुमारी को तीज के अवसर पर झूला झूलाने के किए वायदे को पूरा करने में बस 2 ही दिन बीच में थे। आज से तीसरे दिन तो वायदे का दिन अर्थात तीज का पर्व था। सुल्तान अपने वायदे को पूरा करने के लिए पूरी जी जान लगाते हुए बहुत तेज गति से राजकुमारी के नगर की तरफ बढ़ रहा था। पुराने समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कई दिन का समय लगता था। वो तेज गति से दिन में यात्रा करता और रात में सुरक्षित स्थान देखकर वहां ठहर जाता। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। आज तीसरा दिन अर्थात तीज का त्योहार था, जब सुल्तान को निहालदे के पास जाकर अपना वादा पूरा करना था, पर निहालदे का नगर अभी भी काफी दूर था। सुल्तान पूरी गति के साथ घोड़े को दौड़ाते तेजी से आगे बढ़ रहा था। दूसरी तरफ निहालदे का चित्त व्यथित हुआ जा रहा था, क्योंकि आधे से भी ज्यादा दिन बीत चुका था, पर सुल्तान की अब तक कोई खोज खबर नहीं थी। दुखी मन से निहालदे ने निश्चय किया कि अगर आज सुल्तान नहीं आया तो वो अपने प्राण त्याग देगी। अपनी दासियों से कहकर वो अपने लिए चिता तैयार करवा लेती है। जल्दी से जाओ और बाग के बीचों बीच एक चिता तैयार करो। और कहती है, अगर शाम तक सुल्तान नहीं आ पाया तो मैं इस चिता में कूदकर सती हो जाऊंगी। तब तुम मेरे ये सारे गहने आदि रख लेना। फिर राजकुमारी निहालदे दूसरी दासी से कहती है, अगर सुल्तान तय समय पर आकर मुझे झुला झुलाता है तो ये गहने उपहार स्वरूप मैं तुम्हें दे दूंगी। समय निकलता जा रहा था। अब दिन छिपने अर्थात सूर्य अस्ते होने का समय भी नजदीक था। निहालदे का रो रो कर बुरा हाल था। उसकी दासी जिसे उसके मरने पर उसके गहने और जेवरात आदि मिलने थे, बार बार एक ही बात दोहराती। माफ करना राजकुमारी जी, पर उसे आना होता तो अब तक तो कब का आ चुका होता। मुझे नहीं लगता कि राजकुमार सुल्तान आएगा। तब दूसरी दासी जिसे सुल्तान के आने पर उपहार स्वरूप गहने और जेवरात मिलने वाले थे, पहली दासी की बात को काटती हुई कहती है, कैसी बातें कर रही हो? है तो वो भी इंसान ही, देरी तो उससे भी हो सकती है। हो सकता है कहीं उलझ गया हो। मेरा मन कहता है राजकुमार सुल्तान जरूर आएगा। बार बार दोनों दासियां अपने अपने फायदे की बात दोहराती। इस प्रकार बीतते समय के साथ सूर्य भी अस्त हो जाता है और शाम हो जाती है। तब पहली दासी कहती है, राजकुमारी जी, अगर आपको सती ही होना है तो फिर इंतजार किस बात का?
अब तो दिन भी ढल चुका है और शाम हो चुकी है। अगर उसे आना होता तो कब का आ चुका होता। राजकुमारी निहालदे चिता के पास जाकर उसमें कूदने ही वाली थी कि तभी राजकुमार फूल वहां आ पहुंचा और चिता में कूदने से ठीक पहले वो राजकुमारी निहालदे का हाथ पकड़कर उसे चिता से दूर कर देता है और राजकुमारी से कहता है, तुम क्यों उसके लिए अपनी जान देने पर तुली हुई हो, जिसे तुम्हारी जरा सी भी फिक्र नहीं। अन्यथा वो तुम्हें झूला झुलाने जरूर आता, और वैसे भी तुम्हारा रिश्ता तो पहले मेरे ही साथ तय हुआ था। तुम अपने इस सती होने के विचार को त्याग दो। मैं अब भी तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ। पर राजकुमारी निहालदे ने फूल की बात मानने से इनकार कर दिया। वो अपने हठ पर कायम थी। उसकी जिद को देखते हुए फूल ने उसका हाथ छोड़ दिया। हाथ छूटते ही राजकुमारी निहालदे फिर से उस जलती हुई चिता में कूदने के लिए जाती है, पर जब वो कूदने ही वाली थी तब तक सुल्तान भी वहां आ पहुंचा। फुर्ती के साथ घोड़े से उतरते हुए उसने निहालदे के हाथ को पकड़ लिया। रो रो कर बेहाल हो चुकी राजकुमारी अपनी सुध बुद्ध खो चुकी थी। सोचा अब की बार भी उसका हाथ राजकुमार फूल ने ही पकड़ा हुआ है। उसने बिना उस तरफ देखे कहा, मुझे छोड़ दो भाई फूल। राजकुमारी निहालदे के मुख से इतना निकलना मात्र था कि सुल्तान ने राजकुमारी निहालदे का हाथ छोड़ दिया। सोचा जब इसने फूल को ही भाई बना लिया है तो इस रिश्ते से तो ये मेरी भी बहन ही हुई। पर फिर उसने सोचा कि उसने निहालदे को वापस आने का वायदा किया था। 1 साल बाद ठीक तीज के मौके पर लौट आऊंगा और तुम्हें झूला झुलाऊंगा। तब तक मेरा इंतजार करना। और एक क्षत्रिय को ये कदापि शोभा नहीं देता कि वो अपने वायदे को ना निभा पाए। ये विचार आते ही सुल्तान भी तुरंत चिता में कूद पड़ा और राजकुमारी निहालदे को सुरक्षित बाहर निकाल लाया। जब राजकुमारी निहालदे ने सुल्तान को देखा तो अति प्रसन्न होते हुए वो बोली, आप कब आए? तब सुल्तान बोला, हो चुका आप और बिना आप। और बिना आप अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। जब तुमने मेरे भाई फूल को ही भाई कह दिया तो मैं भी तुम्हारा भाई ही हुआ। ये सुन राजकुमारी निहालदे को झटका सा लगा। उसने तुरंत अपने पिता से कहकर राज्य के विद्वान और पंडित आदि बुलवाए और उनके सामने पूरी बात बताई। तब विद्वानों और पंडितों ने अपना मत दिया। पहली बात तो ये कि रो रो कर पागल हो चुकी राजकुमारी निहालदे उस समय अचेत अवस्था में थी, और दूसरी ये कि इसे जलती चिता से बाहर निकाला गया है। इसलिए देखा जाए तो एक तरह से राजकुमारी निहालदे का पुनर्जन्म ही हुआ है। अब अगर वो अग्नि के 7 फेरे लेकर सुल्तान के साथ विवाह करती है तो ये पूरी तरह से पवित्र रिश्ता होगा। सुल्तान को भी पंडित और विद्वानों का पक्ष उचित लगा। अंततः उसने खुशी खुशी राजकुमारी निहालदे संग अग्नि के 7 फेर लेकर विवाह कर लिया। राजकुमार सुल्तान की 12 वर्ष की देश निकाले की अवधि भी पूरी हो चुकी थी, पर सुल्तान ने सोचा अब अगर वो अपने राज्य जाएगा तो उसमें काफी समय लग जाएगा, और उसने अपनी धर्म की बहन मारू को उसकी बेटी की शादी में उपस्थित होने का वचन दिया है। अंततः सुल्तान निहालदे संग रानी मारू की बेटी के विवाह में भात भरने के लिए नरवरगढ़ की ओर चल पड़ता है। चलते चलते जब शाम हो गई तो उन्होंने जंगल में अपना पड़ाव डाल लिया। उस जंगल में बहुत से ठग और लुटेरे रहते थे। उन्होंने जब सुल्तान और निहालदे को देखा तो उन्हें लूटने की सोचा जब ये सो जाएंगे तब इन्हें मारकर इनका सारा धन लूट लेंगे। सुल्तान भी लुटेरों की इस बात को ताड़ जाता है। वो निहालदे को तंबू के अंदर आराम करने की कहकर, तुम अंदर जाके आराम करो, मैं बाहर रह के पहरा दूंगा। पूरी सजगता के साथ तंबू के बाहर बैठकर पहरा देने लग जाता है। रात से सुबह निकल आई पर सुल्तान ने पलक तक नहीं झपकाई। अब चूंकि वे रानी मारू के यहाँ भात भरने के इरादे से जा रहे थे तो उनके पास काफी मात्रा में धन था। दोस्तों, जिनको भात भरने की इस रीति का नहीं पता, उन्हें बताता चलूं कि जब एक भाई अपनी बहन की संतान के विवाह में जाकर धन दौलत से अपनी बहन की मदद करता है, उसे भात भरना कहा जाता है। तो सुल्तान ने सोचा कि नरवरगढ़ जाने का रास्ता तो अभी 3 से 4 दिन का और है। ऐसे में जगह जगह मिलने वाले इन चोर और लुटेरों से कैसे बचा जाए। तभी उसे जानी चोर का स्मरण आया। सोचा वो साथ होता तो किसी प्रकार का भय नहीं रहता। कहते हैं ना, चोर चोर मौसेरे भाई। अब इसे ऊपर वाले की मर्जी कहो या कुछ और। जैसे ही सुल्तान जानी चोर को याद करता है, कुछ देर बाद ही उसे दूर से एक घुड़सवार आता दिखाई देता है। नजदीक आने पर देखा तो वो घुड़सवार जानी चोर ही था। उसे देख सुल्तान को बड़ी राहत महसूस हुई। उसने खुशी खुशी जानी चोर को गले लगाते हुए कहा, बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। सुल्तान की बात सुन चुटकी लेते हुए जानी चोर बोला, भाई मैंने कहा तो था, जब भी तुम मुझे याद करोगे
मैं हाजिर हो जाऊंगा। इस तरह अब सुल्तान और निहालदे जानी चोर के साथ नरवर गढ़ की ओर चल पड़ते हैं। चलते चलते फिर से रात हुई तो एक नदी किनारे उन्होंने अपना पड़ाव डाल लिया। सुबह चलने से पहले जब सुल्तान और जानी चोर नदी में स्नान कर रहे थे, तभी नदी में एक परवाना अर्थात चिट्ठी बहती हुई आई। जानी चोर ने उस परवाने को पकड़ लिया और उसे पढ़कर वापस नदी में फेंक दिया। जब सुल्तान ने जानी से पूछा उस चिट्ठी में? तो जानी चोर बोला, कुछ भी तो नहीं, वो तो बस एक खाली कागज था। थोड़ी देर बाद ही एक दूसरा परवाना नदी में तैरता हुआ आया। इस बार सुल्तान ने उस परवाने को पकड़ लिया और जब खोलकर उसे पढ़ा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। दरअसल वे परवाने राजकुमारी महकदे के थे, जो उस समय बादशाह अदली खान की कैद में थी। वहां से वो परवाने लिख लिख कर पानी में छोड़ रही थी कि कोई हिंदू भाई अगर मेरे परवाने को पढ़ रहा हो तो मुझे इस दुष्ट अदली खान की कैद से आजाद करवा ले जावे, अन्यथा आज से 15 दिन बाद बादशाह अदली खान मेरे साथ विवाह करके मेरा धर्म भ्रष्ट कर देगा। तुम्हारे पास 15 दिन का समय है। आज से ठीक 15 दिन बाद मैं तुमसे निकाह कर लूंगा। सुल्तान ने जब वो परवाना पढ़ा तो उसे जानी चोर के ऊपर बहुत गुस्सा आया। वो बोला, अरे नीच आदमी, मुझे ये तो पता था कि तुम चोर हो, पर ये नहीं जानता था कि तुम्हारा हृदय भी इतना कठोर है। अरे और कुछ ना सही तो एक हिंदू होने के नाते ही एक दुखियारी हिंदू बहन की अर्जी को तवज्जो दे देता। फिर भी अगर तुझे मदद नहीं करनी थी तो कम से कम मुझे तो तू बता ही सकता था। राजा सुल्तान की बात सुन जानी चोर बोला, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं ये अच्छी तरह जानता था कि अगर तुम्हें महकदे के बारे में पता चला तो तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर सबसे पहले उसे ही छुड़वाने चल पड़ोगे। मैं नहीं चाहता था कि हम किसी नए पचड़े में पड़े। जानी की बात सुन राजा सुल्तान बोला, अरे पापी आदमी, तुम सा पत्थर दिल व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। आगे सुल्तान बोला, मैं महकदे को उस दुष्ट बादशाह अदली खान की कैद से आजाद करवाने जा रहा हूँ, तब तक तुम निहालदे का ख्याल रखना। सुल्तान की बात सुन जानी चोर बोला, रुको भाई, थोड़ी ठंड रखो। बिना किसी तैयारी के बस ऐसे ही मुंह उठा के जाने से कुछ नहीं होगा। महकदे को छुड़वाना कोई आसान काम नहीं है। महकदे की सुरक्षा में बादशाह के सैकड़ों सैनिक होंगे। ऐसे ही बिना किसी तैयारी के जाने का मतलब है सीधा सीधा अपनी मौत को दावत देना। जानी की बात सुन सुल्तान बोला, तुम ही बताओ हम महकदे को आजाद कैसे करवाएं? जानी चोर बोला, महकदे को छुड़वाने के लिए ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि से काम लेना होगा। जानी चोर की बात सुन सुल्तान के चेहरे पर सवालियां भाव आ जाते हैं। आगे जानी चोर कहता है, मुझे पता है महकदे को कैसे आजाद करवाना है। तुम बस निहालदे भाभी के साथ यहीं रह के आराम करो। जब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तब मैं तुम्हें बुला लूंगा। इस तरह सुल्तान और निहालदे नगर के बाहर रुक जाते हैं। बादशाह की कैद में बंद राजकुमारी को छुड़ाने के लिए जानी चोर उस नगर में पहुंच जाता है। राजकुमारी महकदे को उस जालिम अदली खान की कैद से आजाद करवाने शातिर जानी चोर ने मन ही मन ये योजना बना ली थी कि वो न सिर्फ महकदे को बादशाह के चंगुल से आजाद करवाएगा, बल्कि बादशाह को भी ऐसा सबक सिखाएगा कि बादशाह फिर कभी ऐसा करने की जरूरत ना कर सके। नगर में घूम फिर कर अच्छे से पूछताछ करने पर जानी चोर को पता चला कि फूला नाम की एक बूढ़ी मालिन है जो हर रोज राजकुमारी महकदे के लिए फूलों से गूथा हुआ हार लेकर जनाना महल जाया करती है। बादशाह अदली खान ने ही उस बूढ़ी मालिन को महकदे के लिए हर रोज फूलों से गुंथा हुआ हार लेकर आने का आदेश दे रखा था, ताकि हर समय उदास और आंखों में अश्रु रखने वाली राजकुमारी महकदे का ध्यान बदली हो जाए। कुछ देर के लिए ही सही, पर उसका दिल बहल जाए। अंततः बूढ़ी मालिन के बारे में पूरी बात पता कर जानी चोर उसके यहाँ ही रहने का विचार बना लेता है। वो बूढ़ी मालिन अकेले ही रहती थी, सो जानी चोर का काम और अधिक आसान हो गया। शाम के समय मौका देख जानी चोर शाही बाग में काम कर रही फूला मालिन के पास जाता है और कहता है, राम राम मौसी। जानी चोर की बात सुन सवालिया निगाह से उसकी तरफ देखते हुए फूला मालिन बोली, कौन हो बेटा तुम? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तब जानी बोला, आप भी कमाल करती हैं। आप अपनी इकलौती सगी बहन के बेटे को कैसे भूल सकती हैं? दरअसल आपकी भी गलती नहीं है। जब मैं छोटा सा था तब अपनी माँ के साथ आपके पास आया करता। बुढ़िया कुछ देर सोचकर बोली, क्या तुम गब्दू हो? ठहाका लगाकर हंसता हुआ जानी चोर बोला, हाँ मौसी, मैं वही छोटा सा गब्दू हूँ। कुछ काम के लिए नगर आया हुआ था,
तो सोचा आपका हाल चाल भी पूछ लूं। जानी की बात सुन बुढ़िया बड़ी खुश हुई। वो उसे अपने साथ अपने घर ले गई। अगले दिन जब बुढ़िया शाही बाग में फूलों की माला बनाने के लिए जाती है तो गब्दू अर्थात जानी चोर बोला, आज आप आराम करो मौसी। हाँ। आज राजकुमारी के लिए फूलों का हार मैं बना देता हूँ। जानी चोर हाथ की कला में बहुत माहिर था। उसने बड़ी शिद्दत के साथ 52 कली का हार बना दिया। इतने सुंदर हार को देख बुढ़िया बोली, अरे बेटा गब्दू, इतना सुंदर हार, अगर इसे देखकर राजकुमारी ने मुझसे पूछ लिया कि ये हार किसने बनाया है तो मैं क्या जवाब दूंगी। जानी चोर बोला, पूछे तो कह देना मौसी कि मेरे भतीजे की वधू घर आई है, आज ये सुंदर हार उसी ने बनाया है। उस सुंदर हार को देख अम्मा, ये इतना सुंदर हार किसने बनाया है इससे? पहले तो आप कभी इतना सुंदर हार बनाकर लाई। घर पर मेरे भतीजे की वधू आई हुई है, बस उसी ने ये सुंदर फूलों का हार बनाया है। महकदे ने मन ही मन विचार किया कि जब फूलों का हार इतना सुंदर है तो इसे बनाने वाली कैसी होगी। फूला से कहती है, बुढ़िया माई, कल आप अपने भतीजे की बहू को भी अपने साथ लेकर आना, मुझे उससे मिलने की बड़ी तीव्र इच्छा हो रही है। राजकुमारी की बात सुन बेचारी बुढ़िया के पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। सोचा अब क्या करूं, ये तो बड़ी मुसीबत आन पड़ी। इन्हीं विचारों की उधेड़बुन में फूला अपने घर पहुंच जाती है। उसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर जानी चोर बोला, क्या हुआ मौसी, तुम इतनी चिंता में क्यों दिख रही हो? क्या राजकुमारी को मेरे द्वारा गुत्था हुआ हार पसंद नहीं आया? तब फूला मालिन बोली, क्या बताऊं बेटा गब्दू, तुम्हारा वो हार मेरे गले की फांस बन गया। राजकुमारी ने उसे बहुत पसंद किया और बोली, कल इस हाथ को गुथने वाली अपने भतीजे की बहू को भी अपने साथ लेकर आना। बुढ़िया की बात सुन जानी चोर बोला, अरे मौसी, बस इतनी सी बात के लिए आप इतनी चिंता में हो? घबराओ मत, कल जनाना वस्त्र पहन और घूंघट निकालकर मैं भी आपके साथ चल पड़ूंगा। तब बुढ़िया बोली, बेटा, राजकुमारी महकदे के जनाना महल के मुख्य द्वार पर बादशाह ने एक अंधा कोलिया दरबान बैठा रखा है। जो भी महकदे के महल में जाता है उसे उस अंधे कोलिए की हथेली पर पैर रखकर महल में प्रवेश करना होता है। अगर उसने तुम्हें पहचान लिया और कह दिया कि ये तो पुरुष है तो वहीं मौजूद पहरेदार तुरंत तुम्हें मार डालेंगे और फिर वे मुझे भी नहीं बख्शेंगे। बूढ़ी मालिन की चिंता जानी चोर थोड़ा सोचता हुआ बोला, मौसी आप बिल्कुल भी फिक्र ना करे, मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा, ना वो अंधा कोलिया और ना ही राजकुमारी। जानी की बात सुन मन मारकर बूढ़ी मालिन उसकी बात मान लेती है, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। वो कहावत है ना, आगे कुआं और पीछे खाई। फूला मालिन के लिए भी कुछ वैसी ही परिस्थिति थी। अगले दिन बाग में जाकर फिर से जानी चोर ने 52 कली का हार गूंथ दिया। अब समय था जनाना महल में राजकुमारी महकदे के पास जाने का। जानी ने एक स्त्री के वस्त्र धारण कर लिए और बूढ़ी मालिन के पीछे पीछे चल पड़ा। जब मुख्य द्वार पर पहुंचे तो आगे चल रही फूला मालिन ने अंधे कोलिए की हथेली पर पैर रखा तो हमेशा की तरह अंधा कोलिया बोला, जनानी है अर्थात स्त्री है। बूढ़ी मालिन महल में प्रवेश कर जाती है। अब बारी थी जानी चोर की। आगे बढ़कर उसने जैसे ही अंधे कोलिए की हथेली पर अपना पैर रखा तो अंधा कोलिया बोल उठा, हाथ तोड़ दिया रे कसाई। तब जानी चोर ने फटाक से कुछ स्वर्ण मुद्राएं अंधे कोलिए की जेब में डाल दी। मुद्राओं की खनक मिलते ही अंधा कोलिया बोला, जनानी है जनानी, जाने दो। इस प्रकार जानी चोर और बूढ़ी मालिन महल में प्रवेश कर जाते हैं। बूढ़ी मालिन से थोड़ा दूर होने पर जानी ने मौका देखते हुए महकदे को अपना पूरा परिचय दिया और कहा, घबराना मत बहन, मैं और सुल्तान आज से 3 दिन बाद तुम्हें दुष्ट बादशाह की कैद से छुड़ा ले जाएंगे। जानी चोर की बात सुन राजकुमारी महकदे का चित्त खिल उठा। के समय मौका देखकर जानी चोर राजमहल की दीवार पर एक बड़ा सा परवाना लिखकर टांग देता है, खबरदार बादशाह, जानी चोर तेरी नगरी में आ चुका है, दम है तो पकड़ लेना। आज से ठीक तीसरे दिन राजकुमारी महकदे को तेरी कैद से छुड़ा कर ले जाऊंगा। मैं न सिर्फ महकदे को तेरी कैद से छुड़ाऊंगा बल्कि तेरा मुंह काला करके तेरी एक तरफ की मूंछ काटकर तेरे गले में जूतों की माला भी पहनाऊंगा। जब सुबह हुई तो पहरेदारों का ध्यान राजमहल की दीवार पर टंगे उस परवाने पर गया। उन्होंने तुरंत बादशाह को इस बारे में सूचित किया। जब बादशाह ने दीवार पर टंगे उस परवाने को पढ़ा तो उसके तन बदन में आग लग गई। जल्दी ही ये खबर पूरे नगर में फैल गई। हर तरफ खलबली मच गई कि नगर में तो जानी चोर आया हुआ है। बूढ़ी मालिन
महकदे को फूलों का हार देने गई तो उसे भी इस सारे माजरे का पता चला। महकदे को हार देने के बाद फूला मालिन लंबे लंबे कदम रखते हुए जल्दी से घर आती है। मालिन की फूली हुई सांस और चेहरे पर चिंता के भाव देख जानी चोर बोला, क्यों री मौसी? आज क्या हो गया? आपकी फूली हुई सांस और चेहरे पर चिंता की लकीरें, माजरा क्या है मौसी? तब मालिन उससे कहती है, अरे क्या बताऊं बेटा गब्दू, मैं तो तेरे लिए भागी भागी घर आई हूँ क्योंकि नगर में जानी चोर आया हुआ है जिसने बादशाह को धमकी दी है तुम घर से बाहर मत निकलना, अन्यथा तुम्हें जानी चोर समझकर ना पकड़ लें। क्योंकि बेटा गब्दू, तुम इस नगर में नए भी हो और लोगों के लिए अनजान भी हो। बूढ़ी मालिन की बात सुन जानी चोर बोला, तुम क्यों चिंता करती हो मौसी? पकड़ेंगे तो जानी चोर को पकड़ेंगे, मुझे भला क्यों पकड़ने लगे? आगे जानी चोर बोला, पर मौसी एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि जानी चोर ने बादशाह को धमकी क्यों दी भला? तब मालिन बोली, बेटा गब्दू, बादशाह राजकुमारी को जबरन उठा लाया है और उससे विवाह करना चाहता है। मालिन की बात सुन जानी चोर बोला, तो मौसी फिर क्या इंतजाम किए बादशाह ने जानी चोर को पकड़ने के? फूला मालिन बोली, बेटा, नगर के एक सुनार ने ताल ठोक कर कहा कि वो जानी चोर को पकड़ कर दिखाएगा। जानी चोर बोला, क्यों री मौसी, क्या परिवार है उस सुनार का? बुढ़िया बोली, छोटा सा परिवार है, मियाँ बीबी और उनकी एक लड़की जिसकी शादी को 12 साल हो गए पर उसका पति आज तक उसे लेने नहीं आया। मालिन की बात सुन जानी चोर मन ही मन एक योजना बनाता है। जैसे ही शाम हुई जानी चोर देवी माँ की आराधना करता हुआ कहता है, हे देवी माई, तेरी 100 मन की करू कढ़ाई, मुझे 1.25 पहर के लिए सुनार के जमाई अर्थात दामाद का रूप दे दो। जानी की बात सुन देवी माँ प्रकट हुई और बोली, मैं अच्छे से जानती हूँ 100 मन की कढ़ाई तो क्या, तू एक सिक्का भी खर्च नहीं करेगा। पर क्या करूँ, तेरे वचनों में जो हारी हूँ, तेरा कहा करना ही पड़ेगा। इतना कहकर देवी माँ अंतर्ध्यान हो गई। जानी चोर को अब सुनार के जमाई का रूप मिल चुका था। अब जानी चोर सुनार के घर के आगे पहुंच घर के सामने से चक्कर लगाता और कहता, यहाँ आसपास तो कभी ब्याहे गए थे, यहाँ आसपास तो कभी ब्याहे गए थे। जानी चोर ने जब ऐसा कहते हुए 2-3 चक्कर लगाए तो घर के अंदर सुनार की पत्नी के कान खड़े हो गए। सुनार उस रात घर पर नहीं था क्योंकि वो जानी चोर को पकड़ने के लिए नगर में गश्त लगा रहा था। सुनारी ने सोचा, हो ना हो ये तो हमारा दामाद ही है। उनका जमाई अर्थात दामाद के रूप में जानी चोर जब फिर से उनके घर के आगे से वो ही सब कहता हुआ गुजरा तो सुनारी तुरंत बाहर निकली और बोली, आज तुम चक्कर लगाते फिर रहे हो, तुम्हें घर भी याद नहीं? और याद रहेगा भी कैसे, 12 साल बाद जो वापस आए हो। ये चलो अंदर कहकर आ जाओ। सुनारी अपने दामाद को अंदर ले जाती है और उसकी अच्छे से आवभगत के बाद पूछा, क्यों वापस आने में इतना समय लगा दिया? जानी चोर बोला, माँ जी, मैं अनेकों तरह की कारीगरी सीखने परदेश गया हुआ था, बस इसी कारण इतना समय लग गया। इतना कहकर वो तरह तरह के डिजाइन वाले आभूषण उन्हें दिखाता है। उनको देख सुनारी बहुत खुश होती हुई बोली, बेटा क्या ये सब तुम्हारे ही बनाए हुए हैं? जानी चोर ने हाँ में सिर हिला दिया। सुनारी बहुत खुश हुई, सोचा दामाद तो वाकई में बहुत अच्छी कारीगरी सीख कर आया है। सुनार की लड़की भी ये सब देख बहुत खुश थी। वो तुरंत भागी भागी घर से बाहर गई और अपनी अड़ोस पड़ोस की सखियों के पास जाकर इतराते हुए बोली, आज तुम्हारे जीजा मुझे वापस लेने के लिए आए हुए हैं। वो परदेश से बहुत अच्छी कारीगरी सीख कर आए हैं। ये जान आसपास की लड़कियां और स्त्रियां भी आई और अपने आभूषण जानी चोर को देते हुए बोली, जीजा जी, मेरा आभूषण का डिजाइन ऐसा बनाना, मेरे आभूषण का डिजाइन वैसा बनाना। जानी चोर ने मुस्कुराते हुए सबके आभूषण ले लिए और कहा, सुबह ले जाना, सुबह तक तैयार कर दूंगा। ऊपर अच्छे से बिस्तर आदि लगाकर सुनारी ने अपनी बेटी को दामाद अर्थात जानी चोर के पास भेज दिया। अब 1.25 पहर खत्म होने में भी कुछ ही समय बाकी था। जानी ने सुनार की लड़की को खाट से बांध दिया और बोला, अगर जरा भी शोर करोगी तो गर्दन काट दूंगा। जल्दी से मुझे बता, तेरे बाप और तेरी माँ की संपत्ति कहाँ है? डरती हुई सुनार की लड़की ने सब बता दिया कि बाप की संपत्ति तो खाट के पाए के नीचे है और माँ की संपत्ति आंगन वाले चूल्हे के नीचे है। उसके माँ बाप की संपत्ति का भेद जान पड़ोस से आए गहनों को भी हथौड़ा मार मार कर उन्हें इकट्ठा कर लिया और बोरे में डाल लिया। नीचे सो रही सुनारी ने जब हथौड़े की आवाज सुनी तो सोचा, लगता है दामाद जी आभूषणों में डिजाइन डाल रहे हैं।
वो निश्चिंत होकर सो जाती है। जब आधी रात हुई तो जानी चोर नीचे आया। पहले उसने खाट के पावे के नीचे गढ़े धन को अपने बोरे में डाल दिया और फिर आंगन में रखे चूल्हे के नीचे धन को भी निकाल कर बोरे में डाल लिया। जाते हुए वो सुनार की लड़की के पास गया और बोला, कह देना अपने बाप को, वो कहाँ जानी चोर को बाहर ढूंढता फिर रहा है। जानी चोर तो उसका जमाई बन उनके घर आया था। सुबह का समय हुआ और जब सुनार अपने घर लौटा तो आंगन में चूल्हे के नीचे की जमीन खुदी हुई देख हक्का बक्का रह गया। घबराता हुआ अंदर की तरफ भागा। अंदर देखा तो उसकी खाट के पावे नीचे की जमीन भी खुदी हुई थी और वहां भी सब सफाचट था। ये सब देख उसके पांव नीचे से जमीन सरक गई। उसने झिंझोड़ते हुए सोती हुई पत्नी को उठाया और बोला, कहाँ तुम घोड़े बेचकर सो रही हो और रात में कोई हमारे घर का सारा धन निकाल कर ले गया। तब सुनारी अपने पति को रात वाली घटना बताती है कि कल रात तो हमारे दामाद जी आए हुए थे। दोनों भागकर ऊपर गए तो देखा बेटी को खाट से बांधा हुआ है और उसके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ है। सुनार ने जब बेटी को खोला तो वो बोली, आप जानी चोर को कहाँ बाहर ढूंढते फिर रहे थे? वो तो आपका दामाद बनकर यहाँ आया हुआ था और वो ना सिर्फ हमारा सारा धन ले गया बल्कि पड़ोसी लड़कियों और स्त्रियों के गहनों को भी ले गया। पूरी बात जान सुनार माथा पकड़कर वही बैठ जाता है। बादशाह को जब इस पूरी घटना का पता चला तो वो भी सख्ते में आ गया। पहले धमकी भरा परवाना और फिर सुनार की ये दुर्दशा। बादशाह समझ चुका था कि ये जानी चोर कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। बादशाह ने फिर कुछ सोचते हुए एक ऐसे व्यक्ति को काम सौंपा जो काबिलियत में भी सुनार से 2 दर्जे अव्वल था और जिसकी कोई कमजोरी भी ना थी। अपने राज्य के सबसे काबिल व्यक्ति जो कि एक कोतवाल था को जानी चोर को पकड़ने का काम सौंपा। उस कोतवाल का ना तो कोई परिवार था और ना ही कोई अन्य कमजोरी जिसका जानी चोर फायदा उठा सके। कोतवाल भी खुश था कि खुद बादशाह ने उसे ये काम सौंपा है। दूसरी तरफ सुनार के परिवार से लूटा हुआ धन और जेवर आदि जानी चोर फूला मालिन को दे देता है। इतने सारे धन को देख फूला मालिन की आंखें चमक उठी। वो जानी चोर से बोली, बेटा गब्दू, ये इतना सारा धन तू कहाँ से ले आया? माई, जब मैं रात को आ रहा था तो मुझे ये रास्ते में पड़ा मिला। बेटा गब्दू, ये सब तो ठीक है पर तुम घर से बाहर थोड़ा संभल कर जाया करो, कहीं बादशाह के सिपाही तुम्हें जानी चोर ना समझ लें। सुनार के साथ हुई दुर्गति के कारण बादशाह ने नगर में और भी सख्ताई करवा दी है। उसने राज्य में हर तरफ गश्त दोगुनी करवा दी है। तब अनजान बनते हुए जानी चोर बोला, क्यों रे मौसी, क्या हुआ सुनार के साथ और अब किसने जानी चोर को पकड़ने की ठानी है? मालिन बोली, बेटा गब्दू, सुनार ने जिस तरह ताल ठोक कर जानी चोर को पकड़ने का जिम्मा उठाया था, जानी चोर ने उसका वही हश्र किया। उसने ना सिर्फ उनके परिवार को बेवकूफ बनाया बल्कि उनका सारा धन भी लूट ले गया। आगे बुढ़िया बोली, जब कोई भी जानी चोर को पकड़ने की जिम्मेवारी लेने आगे नहीं आया तब बादशाह ने अपने राज्य के सबसे काबिल कोतवाल को जानी चोर को पकड़ने का जिम्मा सौंपा है। नगर कोतवाल एक योग्य व्यक्ति है जिसकी कोई कमजोरी नहीं है। उसके आगे पीछे उसका कोई परिवार नहीं है, वो अकेला ही रहता है। मालिन की बात सुन जानी चोर फिर से मन ही मन नगर कोतवाल को सबक सिखाने की एक योजना बनाता है। अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। बहुत जल्द मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक कहानी के ऊपर अपनी राय जरूर दीजिएगा।